हेलो फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के बारे में बताए थे, जिससे कि इसमें आता था प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटर करंट, ठीक है। तब उसी के रिलेटेड एक पार्ट है पावर फैक्टर। एक्चुअली में पावर फैक्टर होता क्या है, और पावर फैक्टर में अधिकतर इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि सुधार में लाया जा सकता है। कम पावर, जैसे कम पावर की सप्लाई आ रहा है, उसके कारण सुधार क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और ये हमारा इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपको बताएंगे और साथ। ओके फ्रेंड, तो लेट इज स्टार्ट। सो पहले नंबर जान लेते हैं पहले कम पावर फैक्टर के कारण क्या होता है और इसे सुधार कैसे किया जाता है। ठीक, जैसे देखा है कि हम पहले किसी भी क्षेत्र में देखते हैं, जब हमें पावर फैक्टर के रिलेटेड या कोई आदर्श या पावर फैक्टर एकता में एक ही होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से हम जानते हैं, तो कैसे उस पर डिफाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, व्यवहारिक उद्देश्य के कारण हम कम पावर फैक्टर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें से विशेष प्रकार के गुणक पाए जाते हैं जो है कि हमारे पावर फैक्टर में लाभ प्रयुक्त होता है। ठीक, तो जैसे कि समानता जनरेटिंग स्टेशन, जैसे मान लीजिए कोई जनरेटिंग स्टेशन है, उसमें सभी भारों का शक्ति गुणांक 0.8 होता है। उस 0.8 से 0.9 के लगभग होता है। कई समय यह शक्ति गुणांक बहुत कम के पावर की सुधार में कई वृद्धि पाई, जैसे कि स्टैटिक संधारित्र में प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरा तुल्यकालिक संधारित्र के प्रयोग। ठीक, इसमें आते हैं कम पावर फैक्टर के कारण क्या होते हैं, मतलब आगाम नकारात्मक भार। औद्योगिक भार के 90% में इंडक्शन मशीन एक लोड और 3 लोड होता है। ऐसी मशीन चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों में या चुंबकन धारा को आकर्षित करता है, क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, और इसलिए कम शक्ति के कारण काम करती है। और सेकंड हमारा क्या रहता है, प्रेरक या प्रेरणा मोटर्स के लिए पीएफ आमतौर पर प्रकाश लोडिंग की स्थिति में बेहद कम प्रयुक्त रूप में पाई जाती है, जिससे जैसे मान लीजिए 0.2 या 0.3 है, और यह पूर्ण रूप से भार 0.8 से 0.9 तक प्रयुक्त होती है। और जो हमारा थर्ड स्टेप रहता है कम पावर के लिए सप्लाई और कम पावर के लिए फैक्टर निकालते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं आगामतमक भार द्वारा खींचा गया वर्तमान लैगिंग है और कम पीएफ में परिणाम देता है। ठीक, और हमारा जो फोर्थ है अनप्रेरण मशीन, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, आर्क लैंप होगा, इलेक्ट्रॉनिक भट्टियाँ और इलेक्ट्रिक भट्टियाँ आज कम पीएफ पर भी काम करता है। तो ऐसे क्या कहेंगे, ऐसे पावर फैक्टर कहेंगे। इसमें कई प्रकार से प्रयुक्त रूप में, जैसे बिजली लोड में बदलाव लाता है। आज हमारे पास इंडक्टेड पावर सिस्टम है, तो विभिन्न क्षेत्रों के मौसम के समय अनुसार बिजली को प्रणाली लोडिंग के स्थिति को अलग अलग किया जाता है, जिससे अनुसार छोटे के साथ साथ कम लोड अवधि भी कहते हैं। और जिसमें जब सिस्टम को हल्के से लोड दिया जाता है तो वोल्टेज बढ़ता है और मशीन द्वारा खींचा जाने वाला करंट भी क्या करता है, वो भी बढ़ता है, इंप्रूवमेंट करता है। ऐसे परिणाम स्वरूप को कम बिजली के कारण कहते हैं या होता है। सुरीली धाराएं क्या होती है, सुरीली धाराएं जैसे प्रणाली में हार्मोनिक धाराओं में उपस्थिति भी शक्ति के कारण को कम करती है। और हमारा इसमें क्या
सेकंड में क्या होता है, जैसे कुछ मामले में अनुसूचित तारे जैसे विद्युत दुर्घटनाएं के कारण एक स्थिति जैसे थ्री वाल्व या थ्री शक्ति के असंतुलन के रूप में जाना जाता है, या कम शक्ति के कारण भी परिणाम देता है। जैसे मान लीजिए शक्ति का कारक सुधार कैसे करेंगे, जैसे कि ऊपर आप लोग बताया गया था कि कम बिजली के कारण मुख्य रूप से आघानात्मक भार द्वारा खींची गई धाराओं के कारण होता है। इससे पहले कि हम पहले आपको बता दें पावर फैक्टर को सुधार PFSC जिसे बोलते हैं PFC के लिए योजनाएं निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रयुक्त की जाती है। शुद्ध के लिए 90 अंश के वोल्टेज की पीढ़ी से वर्तमान के अंतराल में प्रयुक्त की जाए। और सेकंड में क्या, शुद्ध समाई के लिए 90 से वोल्टेज ली जाती है, 90% से वोल्टेज है। जैसे कि समाधान सरल और समाधान के उपयोग में आगामी के द्वारा खींचे गए या किसी भी क्षेत्रों में आघातात्मक प्रवाहित के प्रभाव को रद्द कर सकता है और इसलिए पावर फैक्टर को सुधारा जाता है। ठीक, अधिकतर देखे हैं पावर फैक्टर, जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ये हमारा क्या रेजिस्टेंस हो गया, धारा प्रवाहित करती है। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या, वोल्टेज मान लेंगे। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या, वोल्टेज। और हम क्या कर देते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं। क्या लगता है, कैपेसिटर। देखो लिखते चलना है, जिससे नोट का आसानी हो गया। IC बोलेंगे, इसे IC बोलेंगे, इसे C बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे, इसे लाइन वोल्टेज बोलेंगे और इसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। और ये क्या, I2 हो गया हमारा। यहाँ I2 को बेस पे कर देंगे और इसे I2 नहीं करेंगे, लोड दे रहे हैं ना, इसलिए IL करेंगे। ठीक, IL करेंगे और हमारा हो गया I। ठीक, करंट को प्रोवाइड करता है। ठीक, और इसका जैसे कि लैगिंग, इसका एक फेजर डायग्राम बनाते हैं उस अनुसार। ये हमारा क्या, सर्किट डायग्राम। अब देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनता है, किस बेस पर, जैसे कि पावर फैक्टर काम करता है। तो स्टार्ट करिए, देखिए ये हमारा क्या है, फेजर डायग्राम है। ओके फ्रेंड, इसे IC बोलेंगे। ये भाग को जैसे उसमें बताया सर्किट डायग्राम के IC और कैपेसिटर के रिलेटेड वर्क करता है, इसे बोलेंगे IC। ठीक, और इसे क्या बोलेंगे, V को वोल्ट। ओके, ये हमारा I2। ठीक, और यहाँ से यहाँ कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ थीटा क्या करेंगे, थीटा या पाई कर देते हैं। ठीक, और यहाँ से IC बोलेंगे। ओके, और ये हमारा फेजर डायग्राम बनकर ऐसे इसे हम फेजर डायग्राम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें उपयोग करने वाली इधर उधर सर्किटों का संधारित्र C sin t द्वारा प्रयुक्त किए IL के करंट, IL इक्वल टू करंट होता है एंड IL इक्वल टू वोल्टेज V और लोड के बीच का चरण कोण IL होता है। और उसमें IC मतलब कैपेसिटर करंट के द्वारा कैपेसिटर करंट के द्वारा C में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें से I क्या है, परिणामी धारा। जब C का प्रयोग किया जाता है तब हम वोल्टेज V और शुद्ध वर्तमान I के बीच चरण कोण प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उपयुक्त फिगर के अनुसार बताया गया है कि cos फैक्टर ग्रेटर देन cos, या इसलिए पावर फैक्टर को सुधार किया जा सकता है। ठीक, तो इस सिद्धांत के अनुसार PFC पावर फैक्टर को सुधारने या उसके तरीके कई प्रकार के प्रयोग पाए जाते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सबसे सरल विधि होता है उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े आकारात्मक भार लैगिंग धाराओं का मौजूद किया जाता है। और हमारा क्या
प्रकार के प्रयुक्त कैपेसिटर और लाइटिंग ऐसे बहुत से वर्तमान में आकारात्मक प्रतिक्रिया को रद्द किया जा सकता है। और यह बैंक जैसे कि संधारित्र बैंक जो होता है इस स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन हो सकता है या किया जाता है। और यह क्या करते हैं, यह नियंत्रण आमतौर पर प्रदान की जाती है जो पीएफ की निगरानी करता है और कैपेसिटर को चालू या बंद करता है। ठीक, पीएफ को सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करने के लाभ क्या होते हैं? ठीक, इसका लाभ होता है कम नुकसान और कम रखरखाव, हल्के वजन और इंस्टॉलेंस करना आसान होता है और कोई भी न्यू की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक, और इसका नुकसान क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान है अल्फा जैसे 8 से 10 वर्ष से अधिक नहीं चल सकता और इसका अधिक वोल्टेज के कारण कैपेसिटर आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और सेकंड का हमारा एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद मरम्मत महंगी और आसमान है। मरम्मत क्या होता है इसका? बहुत महंगा होता है। ठीक है, और क्या है, निरंतर स्विचिंग के कारण स्विचिंग चार्जेज और हार्मोनिक्स का उत्पादन किया जा सकता है इसमें। और इसका समकालिक संधारित्र क्या होता है? जब एक तुल्यकालीन मोटर उत्तेजित होती है तो यह आगामी धारा खींचती है। क्या करती है? आगामी धारा खींचती है। इस तरह के यह संधारित्र के व्यवहार पर वर्क करता है या कार्य करता है। जब इस तरह का मोटर उत्तेजित किया जाता है और बिना किसी लोड के चलाई जाती है तो उसे सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए सबसे आकर्षक या विशेष प्रकार की अनुमति दी जाती है स्टेपलेस पीएफ को सुधार के एक स्थिर के संधारित्र में प्रमुख जिसे KVAR जैसे KVAR हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसकी आपूर्ति स्थिर होती है और लेकिन इसका समकालीन संधारित्र में किसी भी क्षेत्र में भिन्न प्रकार से उत्पादित या कैपेसिटर रिएक्शन की मात्रा को नियंत्रित करता है। और सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग बड़े कारखानों, उद्योगों या प्रमुख आपूर्ति स्टेशनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, ओके फ्रेंड, तो अब उसके आगे क्या होता है, जैसे कि मान तो फ्रेंड जैसे हमने बताया कि फेज जैसे पावर फैक्टर के बारे में बताया, पावर फैक्टर उसके बारे में बताया जब पढ़ाया गया अगले वीडियो में मिला है। तो हम उसी के आधार पर जो AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा, उसी के रिलेटेड हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उसके बारे में अच्छे से जान और समझ लेना चाहिए और बारी इस क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को लिखते चलिए कि कहाँ कैसे क्या उपयोग होता है। ठीक, तो आज इसी के बारे में हम बात करने चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी कवर हो गया है इस सेशन का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन बता दें जिससे एग्जाम में आने से पहले आप लोगों को पता है। ठीक, पहला हमारा जो है फ्रीक्वेंसी को नापते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम किस में नापते हैं? आप लोग पढ़ाया गया है, तो बताइए फ्रीक्वेंसी को किस में मापन किया जाता है? बताइए, फ्रीक्वेंसी को हमेशा किस में मापन करते हैं? हर्ट्ज
फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापन करते हैं। हर्ट्ज क्या होता है उसके बारे में बताए थे। तो फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हमें हर्ट्ज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अधिकतम मान, देखिए अधिकतम मान व RMS मान के अनुपात को क्या कहते हैं, बताइए। RMS के मान के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड फैक्टर। एम्पलीट्यूड फैक्टर, उस एम्पलीट्यूड फैक्टर पढ़े थे हम लोग, लिखिए एम्पलीट्यूड फैक्टर। एम्पलीट्यूड फैक्टर के बारे में हम आप लोगों को बताए थे, तो उसी के रिलेटेड है। अधिकतम मान व RMS मान के अनुपात को कहते हैं एम्पलीट्यूड फैक्टर कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा IMRS इक्वल टू क्या होता है? IMRS इक्वल टू क्या होता है? तो इसको लिखेंगे, इसका एक फार्मूला डिफाइन करता है। I max into 20, I max, देखिए I max into 0.737, ये जो है IRMS को क्या इक्वल टू होता है? I max into 0.77 होता है, ठीक। और उसके बाद क्या है, देखिए डीसी सप्लाई का सर्किट टूटते समय करता है, क्या करता है? डीसी सप्लाई जब सर्किट में टूटते समय करता है, क्या करता है? यह होता है स्पार्किंग। अधिकतर देखे होंगे ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्पार्किंग करता है। स्पार्किंग मतलब दो कंडक्टर के बीच जो भी इक्विपमेंट, जो भी केबल लगाया जाता है, तो वो हमारी आकाशीय बिजली या अदर जो फॉल्ट के रिलेटेड पैदा होती है, उस तरीके को हम स्पार्किंग कहेंगे। तो इसमें बताया गया इसी सप्लाई का सर्किट टूटते समय करता है, क्या करता है? अधिकतम स्पार्किंग। क्या करता है? स्पार्किंग करता है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, कहाँ है? AC सिंगल। क्या? AC सिंगल फेज के इंडक्टिव रिएक्टिव परिपथ में Z इक्वल टू होता है। Z इक्वल टू क्या होता है? Z इक्वल टू होता है, तो आप लोग पता रहना चाहिए Z इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। R का स्क्वायर Z इक्वल टू रूट R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ओके। कहीं दिया रहेगा, जैसे कहा दिया AC सिंगल फेज इंडक्टिव रिएक्टिव परिपथ में Z इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक। और अब दूसरे में बताया है AC सर्किट, कोई भी AC सर्किट की कैपेसिटिव रिएक्टेंस निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? इसको आप लोग बताया गया, बताइए किस पर निर्भर करता है? या फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती पर निर्भर करता है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा 7 शुद्ध रिएक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर होता है। शुद्ध रिएक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर क्या
किसमें होता है? इकाई में होता है। ठीक, यहाँ पर हमेशा इकाई देखा गया। जैसे हम देख रहे हैं 0 से ये क्या करता है? AC एक वोल्टेज और करंट। ठीक, वोल्टेज और करंट जब हमारा साथ साथ चलती है तो उसी के पावर फैक्टर के बारे में बताएं। ठीक, तो कहा गया है शुद्ध रिएक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर होता है, किसमें होता है? इकाई में होता है। ठीक, और नेक्स्ट बताया गया है यदि पावर स्थिर रह जाए तो सर्किट पर पावर फैक्टर कम होने से बढ़ जाता है। कम होने से बढ़ जाता है। क्या चीज लगाया जाता है जिसकी वजह से कम होने से बढ़ जाता है पावर फैक्टर? तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कोई भी कैपेसिटर या सिंक्रोनस मोटर लगाकर हम क्या कर सकते हैं? पावर को बढ़ा सकते हैं। ठीक, कहा सर्किट का पावर फैक्टर कम होने से बढ़ जाता है तो क्या करेंगे? कैपेसिटी एक सिंक्रोनस लगाते हैं, दूसरा क्या लगाते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर लगाने पर सिंक्रोनस कैपेसिटर लगाने पर बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर सिंक्रोनस लगाने पर बढ़ जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट का लिखा है, नेक्स्ट लिखा है पावर फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। किसकी क्या चीज लगाया जाता है जिससे पावर फैक्टर बढ़ाया जाता है? बताइए। तो हम कहेंगे पावर फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो इसमें एक होता है जो स्थिर हमारा रहता है, उसमें सर्किट का करंट देते हैं। इसमें ये जो है हमारा सिंक्रोनस कैपेसिटर लगाने पर बढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसमें रहेगा आपका रहेगा ये किस स्टेप बात कर रहा है? सिंक्रोनस यानी कि सर्किट का करंट। सर्किट का करंट पर पावर फैक्टर कम होने से बढ़ाया जाता है। सर्किट या पावर। अब इसमें क्या कहा? पावर फैक्टर को बढ़ाया जाता है। पावर फैक्टर को बढ़ाया जाता है क्या? किससे बढ़ाया जाता है? कैपेसिटर। ठीक, पावर फैक्टर को बढ़ाया जाता है फैक्टर व सिंक्रोनस लगाकर। फैक्टर व सिंक्रोनस लगाने पर बढ़ाया जाता है। ठीक, और हमारे क्या कहा है? सिंगल फेज परिपथ P क्या होता है? पावर फैक्टर का फार्मूला क्या है? P = V × I cos ∅। तो लिखिए फी क्या होता है? फी = V ×
बताएं वोल्ट और करंट एक हम बताए थे वास्तविक एक बताए थे वास्तविक शक्ति, दूसरा बताए थे आभासी शक्ति, उसके बारे में बताया गया था। तब उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन कहा गया है एसी परिपथ में वोल्ट इंटू धारा कहलाता है, क्या कहलाता है? वोल्ट इंटू धारा हमारा आभासी शक्ति कहलाता है। ठीक, क्या कहलाएगा? वोल्ट इंटू धारा आभासी शक्ति कहलाएंगे। ठीक, और 12 है हमारा शक्ति गुणक सुधारने के लिए लाइन के आर पार प्रयोग किया जाता है। शक्ति गुणक सुधारने के लिए लाइन के आर पार प्रयोग किया जाता है। वह क्या चीज है जो कि इसको लाइन को सुधारने के लिए एक गुणक और गुणांक पढ़ा जो हमारा आभासी शक्ति या वास्तविक शक्ति के बारे में। इसमें कहा है अगर कोई गुणक है तो उसके क्या चीज ऐसा आता है जिससे हमारे पास प्रयोग किया जाता है सुधारने के लिए, तो उसमें क्या रहता है? संधारित्र। ठीक, संधारित्र का प्रयोग करके हम किसी भी संधारित्र का प्रयोग करके शक्ति गुणक को सुधारने के लिए लाइन के आर पार का प्रयोग किया जाता है। तो बोलते हैं क्या? ठीक है बेटा, तो हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, यदि किसी एसी परिपथ का प्रतिघात शून्य है तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? तो बताइए, यदि किसी एसी परिपथ का प्रतिघात शून्य है तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? तो शक्ति गुणांक इसका क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें पूछा गया था शक्ति गुणक, अब इसमें पूछा है क्या? किसी भी एसी परिपथ का शक्ति गुणक, मतलब कि किसी एसी परिपथ का प्रतिघात मानते हैं रिएक्टेंस। ठीक, प्रतिघात शून्य है तो उसका शक्ति गुणक क्या है? अगर कोई भी प्रतिघात आपका शून्य है तो उसकी इकाई की क्या? शून्य है किसी का गुणक क्या होता है? इकाई होता है। ठीक, ये हमारा आज का 13 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, 13 क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको इसे नोट कर लीजिए और कोई भी और हम कुछ आगे बताते हैं। संधारित्र द्वारा एसी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विरोध करता है, बताओ किस पर विरोध करता है? अगर आपका कोई संधारित्र द्वारा एसी के लिए प्रयुक्त किया जाए तो ऐसे विरोध को क्या कहेंगे? कैपेसिटिव। ऐसे विरोध क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहेंगे? ऐसे विरोध को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। तो हम आइए अगले नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब अगले नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे उसके आगे के सवाल। ठीक, ओके, सो थैंक यू।